नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास में एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्लास हमारी जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग नए हों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर की क्लास आप देखते रहिए। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास पर ही आधारित द काउंसिल आईएएस की तरफ से आप सबको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है, जो एक मैगजीन के रूप में। उस मैगजीन में आपको क्वेश्चन के साथ साथ विस्तृत व्याख्या दी हुई होती है, आप उसमें व्याख्या आंसर सहित प्राप्त कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर की ये जो क्लास चल रही है वो उसी बेसिस पर आधारित वो करंट अफेयर की मैगजीन होती है, तो आप लोग उसको पर डे देखते जाया करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इनमें हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, शेष तथ्यों को हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। एक पूरी रिसर्च टीम इसके पीछे काम करती है, जो अपने क्षेत्र में महारत है, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कई बार लगातार मेंस इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो लोग क्लास को डिजाइन करते हैं, जिसमें मैं स्वयं लगा रहता हूं, मैं स्वयं क्वेश्चन को डिजाइन करता हूं। इसलिए एक इंपॉर्टेंट अनुभव के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है एमआईक्यू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ तथ्य आपको ऐसे समझ में आएंगे जो आपको मेंस में दिखाई देगा। इस तरह से आप देखेंगे। आपको सूचित कर दें कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप आकर के ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि इलाहाबाद का एक नामी संस्थान रहा ही है, दिल्ली तक संस्थाएं हमारी चलती थी, लेकिन इस समय इलाहाबाद में संस्था चल रही है और ये सैकड़ों आईएएस पीसीएस दी हुई है, अभी भी इसका जलवा बरकरार है। आप लोग आकर के इसमें एडमिशन लें। जो लोग गंभीर रूप से यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट का पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तैयारी करने के लिए द काउंसिल परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैचेस के साथ साथ प्रिंटेड जो है करंट अफेयर से अपडेट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर, और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के बारे में बात चल रही है। पहला है कि 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है, और दूसरा कथन है कि इस दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं। 2 कथन दिए गए। अब पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2, ये दिए गए। ये अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन की बात करें तो अग्निशमन वो होते हैं जैसे कि कहीं पर कोई आपदा आ गई। आपदा में ये है कि जैसे कि आग लग गई, तो आग लगने के लिए जो बुझाने वाले लोग आते हैं उनको अग्निशमन बोला जाता है। और ये जो उनकी याद में जो अग्निशमन करते वक्त जो अग्निशमन होते हैं, शामक उनको बोलते हैं, जो आग जलाते वक्त कई बार बलिदान उनका हो जाता है, कई बार वो मृत्यु उनकी हो जाती है। तो उनके बलिदान को पहचानने के लिए जो है, उन्हीं को अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस आयोजित किया जाता है। और यह जो दिवस आयोजित किया जाता है हर साल 4 मई को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? हर वर्ष 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका पहला कथन आपको सत्य दिखाई दे रहा है। और अग्निशमन में जो आप देखेंगे, इस दिवस के प्रतीक में लाल रंग और नीले रंग के रिबन होते हैं, जो इसमें से लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग पानी का प्रतीक, क्योंकि आग बुझाने का काम पानी करेगा। तो लाल किससे संबंधित है? वो आग से है, और नीला रंग जो है वो पानी से आपको दिखाई देगा कि एक प्रतीक है। इस तरह से हमारे दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। क्यों मनाया जाता है अग्निशमन दिवस? ये तो हमने आपको बताया कि जो अग्निशावक हैं उनके बलिदान को, शामक जो है उनके बलिदान को पहचानने के लिए ये 4 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोवियन डे भी इसी दिन होता है। और सेंट फ्लोवियन रोमन बटालियन के कमांडर थे, और जो में से एक थे, उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी, तो उस याद में भी इसको किया जाता है। उन्होंने अग्निशामकों को संरक्षक का संत माना जाता है। जो सेंट फ्लोवियन है उनको
अग्निशामकों का संरक्षक संत माना जाता है, यानी जो अग्नि को बुझाने वाले लोग होते हैं उनका संरक्षक संत माना जाता है। इन्होंने प्राचीन रोम में एक पूरा जलता हुआ गांव बचा लिया, सेंट फ्लोरियन ने, उनको एक समर्पित है इस तरह से ये। तो अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के बारे में दोनों हमारे कथन सत्य हैं, इसका सही उत्तर सी होगा, यानी 1 और 2 दोनों हमारे कथन सत्य होंगे। देखिए आप, इंटरनेशनल, तो हर साल 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस या अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया, शामक या समक दिवस मनाया जाता है। अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नील रंग के रिबन होते हैं, लाल रंग आग का प्रतीक और नीला रंग पानी का प्रतीक, जैसा कि हमने आपको बताया। अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन डे भी है, और सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के कमांडिंग फायर फाइटर्स में से एक थे, और संत फ्लोरियन का जो जन्म हुआ था 250 ईस्वी में प्राचीन रोम में हुआ था। वह रोम सेना में शामिल हुए और रोम प्रांत में सेना के कमांडर बने, और जैसा कि हमने बताया कि इन्हें अग्निशामकों का संरक्षक संत बोला जाता है। अब इन्होंने प्राचीन रोम में एक जलता हुआ पूरा गांव बचाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये वह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए और किस देश के साथ एआई स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ। पुनः एक बार आप क्वेश्चन को देखेंगे। ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और किस देश के साथ एआई स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है रूस और डी है जापान। तो आपको बता दें कि हाल ही में भारत और जर्मनी ने इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, हाल ही में भारत ने इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन किया है? तो भारत और जर्मनी ने किया है। इसका नाम क्या है? इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। अब इसमें भारत और जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्टार्टअप के साथ साथ एआई अनुसंधान और स्थिरता और स्वास्थ्य देखभाल में उनके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त किया है। तो ये सहमति जो व्यक्त किया गया है ये दोनों देश कर रहे हैं, जर्मनी और भारत, और किसके तहत? इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के एक समझौते के तहत किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको क्या मिला? बी उत्तर इसका सही है, यानी जर्मनी इसका सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये आप देखेंगे हस्ताक्षर के समय ये उपस्थित लोग हैं कि भारत और जर्मनी ने इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, और भारत और जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्टार्टअप के साथ साथ एआई अनुसंधान और स्थिरता और स्वास्थ्य देखभाल में इसके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। यानी ये जो होगा इसमें भारत जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्टार्टअप है इसमें काम तो करेगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अनुसंधान है यानी रिसर्च है, साथ साथ उसकी स्थिरता है, उसमें फिर स्वास्थ्य देखभाल, इनके सब एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और उस पर सहमति व्यक्त की गई कि दोनों देश मिलकर के इस पे काम करेंगे। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हुआ। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? पुनः एक बार देखेंगे आप, हाल ही में भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की बात कर रहे हैं। ये कहां लगाया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगाया गया, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन है ए बिहार, बी है लद्दाख, सी है सिक्किम और डी है पंडुचेरी। तो आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, किसने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की एक राजधानी है पूर्णिया में देश के पहले ग्रीन इनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो किसने किया है? बिहार में किया गया है। बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है, और बिहार के नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया, जो देश का पहला, भारत देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। और ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल द्वारा
105 करोड़ रुपए का प्लांट केंद्र द्वारा बिहार के इथेनॉल उत्पादन और प्रचार नीति 2021 को मंजूरी देने के बाद विकसित किया गया। यह पहला षड्यंत्र आपको दिखाई देगा। इस तरह से बिहार भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी बिहार आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपको ये उद्घाटन सत्र की फोटो आपको दिखाई दे रही, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में देश के पहले ग्रीन फील्ड आधारित अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। बिहार पीसीएस से संबंधित अगर आप तैयारी करते हैं तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इस बार नहीं तो अगली बार के लिए भी इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है, क्योंकि ये भारत का पहला ये है। अब ये बिहार में लगाया जा, बिहार के किस जिले में? पूर्णिया में लगाया जा रहा है। अब ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल द्वारा 105 करोड़ रुपए का प्लांट केंद्र द्वारा बिहार के इथेनॉल उत्पादन और प्रचार नीति 2021 को मंजूरी देने के बाद विकसित किया गया पहला संयंत्र है। अब राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कम से कम 17 इथेनॉल संयंत्र खोले का प्रस्ताव पारित किया। यह राज्य सरकार यानी बिहार सरकार ने अगले 2 वर्षों में कम से कम 17 इथेनॉल संयंत्र खोलने का प्रस्ताव उसने दिया हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको बिहार उत्तर सही दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल के समाचार पत्रों में उल्लिखित जिउला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना। पुनः यहाँ पे एक देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ सीरीज में चल रहे हैं कि हाल के समाचार पत्रों में उल्लिखित जिउला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र कारागार विभाग ने, किसने? महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में जो बंद कैदी है उनके लिए पहली तरह की क्रेडिट योजना शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र कारागार विभाग ने शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया गया? तो जो राज्य भर में जेलों में बंद कैदी हैं उनके लिए ये क्रेडिट योजना शुरू किया है और इसके तहत उसका नाम दिया गया है वो क्रेडिट योजना, उसका नाम है जिउला। अब ये जिउला नामक ऋण योजना जो है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो 3 साल से अधिक की जेल की सजा काट रहे हैं। जो लोग 3 साल से अधिक हो गया है जेल में सजा काट रहे हैं उनके लिए ये ऋण योजना शुरू की गई है। इसमें यह होगा कि उनको जो जेल में बंद कैदी हैं उनको ऋण दिया जाएगा और उस ऋण के माध्यम से ये कैदी अपने बच्चों की शिक्षा दे पाएंगे, परिवार के सदस्यों की चिकित्सा देख पाएंगे और कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए ये जो है कि ऋण का उपयोग कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। अब इस पायलट योजना को जो है पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया। कहां किया गया? पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया और इसे लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। कितने जेलों तक इसको बढ़ाया जाएगा? 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। और अभी इसका शुरुआत महाराष्ट्र में कहां की गई? तो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में किया गया और महाराष्ट्र के 60 जेलों में इसका विस्तार होगा। और महाराष्ट्र के जेलों में कैद जो बंदी आपको दिखाई दे, जो कैद आपको कैदी दिखाई देंगे उनके लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो ऋण सुविधा जिस पायलट प्रोजेक्ट के यानी जिस पायलट योजना के द्वारा प्रदान किया जा रहा है उसका नाम क्या है? जिउला रखा गया। तो इसका उत्तर आपको सी दिखाई दे रहा है, यानी महाराष्ट्र ने जो है जिउला की योजना को, एक विशेष ऋण योजना को शुरू किया है। देखिए जो चीजें हमने आपको बताए ये आपको दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए पहली तरह की क्रेडिट योजना शुरू की। जिउला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो 3 साल से अधिक की जेल में की सजा काट रहे हैं। और पायलट योजना को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया। इसे लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा और कैदी अपने बच्चों को इससे शिक्षा दे पाएंगे, परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा उपचार कर पाएंगे, कानूनी शुल्क देख लेंगे और अन्य खर्चों के लिए ये जो ऋण का है उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा, ये बहुत ही सराहनीय पहल महाराष्ट्र सरकार की आपको दिखाई दे रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है। ध्यान से पुनः आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं आपको दिखाई दे रहा। तो आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के पायलट चरण का शुभारंभ किया। तो किसने शुभारंभ किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको शुभारंभ किया है। अब यह देश में डिजिटल कॉमर्स की पैठ बढ़ाने के लिए डिजिटल कॉमर्स जो है उसके लोकतांत्रिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और विश्व स्तर पर यह अपनी तरह की पहली पहल आपको दिखाई देगी। ये जो है क्या करेगा? डिजिटल जो कॉमर्स है उसका लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेसी इसका आपको दिखाई देगा कि एक ऐसा प्रभाव इसका दिखाई देगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले मंच को बढ़ावा देना। अब एक खुला मंच अगर होगा तो एक लोकतांत्रिकरण तो इसका दिखाई दे रहा है। तो ये किसने शुरू किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। तो इसका सही उत्तर आपको क्या दिखाई देगा? बी दिखाई देगा, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका सही उत्तर है। आप देखें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के पायलट चरण को शुभारंभ किया और डिजिटल कॉमर्स के लोकतांत्रिकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल आपको दिखाई दे रही है। और उद्देश्य इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तु और सेवा जो है उनके आदान प्रदान के लिए खुले मंच को बढ़ावा देना है। इस तरह से ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस यानी RCF जारी करती है? कौन सी संस्था जारी करती है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस यानी RCF जारी करती है? ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है विश्व बैंक, सी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक और डी है फेडरल रिजर्व बैंक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस एक जो है जारी किया है। तो इसको किसने जारी किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है और 2021-22 के लिए इसको जारी किया है, ये आपको देखना है। और फिर इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो मजबूत और सतत विकास के लिए, किसके लिए? मजबूत और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता इसके लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त बताई गई है। और इसमें सुधारों के लिए 7 सूत्री खाका भी तैयार किया गया है, यानी प्रस्तावित है। ये अभी 7 सूत्री खाका भी प्रस्तावित है जो रिजर्व बैंक द्वारा होगा। और ये रिपोर्ट में जो है, इस फाइनेंस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जारी किया गया जो, इसमें बताया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, ये भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से जो नुकसान इसको हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को, उसको नुकसान से उबरने के लिए 12 साल लग सकते हैं। कितने वर्ष लग सकते हैं? 12 साल लग सकते हैं भारत के इकोनॉमिक्स को जो नुकसान हुआ है कोविड-19 के कारण, उससे उबरने के लिए। तो आपको यह दिखाई दे रहा है क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है कि कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी करती है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। तो इसका सही उत्तर आपको ए मिल गया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक आपको दिखाई दिया। देखिए जो हमने आपसे बात किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने के लिए 12 साल लग सकते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जवाहरलाल दरडा, ध्यान से देखिएगा, जवाहरलाल दरडा की जन्म शती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई। हाल ही में जवाहरलाल दरडा की जन्म शती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? तो ध्यान से देखिए, यह पूछ रहा है कि जवाहरलाल दर्रा की जन्मशती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की और पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल दर्रा किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है महाराष्ट्र आपको दिखाई दे रहा। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार जल्द ही जवाहरलाल दरडा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। अब ऐसी घोषणा कौन किया है?
ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। और ये कहा जा रहा है कि जवाहरलाल दर्डा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए के मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्मारक सिक्का जो जारी किया जाएगा कितने रुपए का होगा? 100 रुपए का होगा। 1923 में जवाहरलाल दर्डा का जन्म हुआ था और इनका जो जन्म हुआ तो वह एक पूर्व कांग्रेस नेता भी रहे और समाचार पत्रों में लोकमत समूह के संस्थापक भी ये थे जवाहरलाल दर्डा। और उन्होंने कई कार्यकालों के लिए महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में काम किया था। कहां पे? महाराष्ट्र राज्य में एक मंत्री के काम में किया था और एक व्यापारी भी महाराष्ट्र के थे। तो महाराष्ट्र में एक व्यापारी भी थे और महाराष्ट्र के एक मंत्री के रूप में भी काम किए थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1923 में जन्म हुआ था और 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह से आपको देखेंगे तो ये किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? तो महाराष्ट्र में थे, इसलिए इसका सही उत्तर डी आपको दिखाई देगा, यानी महाराष्ट्र दिखाई देगा। जो चीजें हमने आपको बताया यह देखेंगे आप। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार जल्द ही जवाहरलाल दर्डा की एक जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी करेगी। 1923 में इनका जन्म हुआ और यह एक पूर्व कांग्रेस नेता और समाचार पत्रों के लोकमत समूह के संस्थापक थे। अब इन्होंने कई कार्यकालों के लिए महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में काम किया और 1997 में इनका निधन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? ध्यान से देखेंगे आप कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है। ए है कृत्रिम मां, बी है प्रकृति मां, सी है ए बी और दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जीवित व्यक्ति के सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ प्रकृति मां यानी मदर नेचर को एक जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का आवाहन किया। ऐसा मद्रास उच्च न्यायालय ने किया है। अब यह आदेश एक अधिकारी की याचिका का जवाब देते हुए लिखा गया था, जिसमें कथित तौर पर वन भूमि के रूप में वर्गीकृत सरकारी भूमि के लिए भूमि विलेख देने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई। इस तरह से इसमें आपको दिखाई देगा बी ऑप्शन सही है, यानी प्रकृति मां इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया गया। इसका सही उत्तर बी होगा, यानी प्रकृति मां यानी मदर नेचर इसका सही उत्तर होगा। देखिए आप तो मद्रास उच्च न्यायालय की फोटो आपको दिखाई दे रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जीवित व्यक्ति के लिए के सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ प्रकृति मां यानी मदर नेचर को एक जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का आवाहन किया। अब यह आदेश एक अधिकारी की याचिका का जवाब देते हुए लिखा गया, जिसमें कथित तौर पर वन भूमि के रूप में वर्गीकृत सरकारी भूमि के खिलाफ भूमि विलेख यानी लैंड डीड देने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की मांग से संबंधित आपको यह दिखाई देगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रकृति के अंधाधुंध विनाश से वनस्पतियों और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह से कोर्ट ने यह भी बोला है। इस तरह से आपको वहां नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? ध्यान से देखेंगे आप, हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बी है रिलायंस, सी है हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन और डी है टाटा। ये दिखाई दे रहा। तो आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के तिनसुकिया जिले में, कहां? असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। कहां किया है? तो असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर इसको लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल के साथ मेथेनॉल का 15% मिश्रण आपको दिखाई देगा। पेट्रोल के साथ मेथेनॉल का 15% आपको दिखाई देगा मिश्रण। और डिगबोई रिफाइनरी के पास असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा मेथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इसका सही उत्तर आपको दिखाई देगा ए, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15 मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया। इसका सही उत्तर ए आपका हो जाएगा। देखिए आप
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपको दिख रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने असम के तिनसुकिया जिले में, कभी आपसे राज्य भी पूछ सकता है कहां इसने किया, असम में किया। असम के किस जिले में किया, तो तिनसुकिया जिले में। पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च। अब इसमें पेट्रोल के साथ मेथिलाल का 15% मिश्रण दिखाई दे रहा है। और डिगबोई रिफाइनरी के पास असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा मेथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। ये बात कहा जा रहा है कि निर्माण किया जा रहा है। तो मेथेनॉल का निर्माण कहां किया जा रहा है, पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और कहां है ये, असम में आपको दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी SOFO रिपोर्ट जारी करता, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता। ए है नीति आयोग, बी है पर्यावरण मंत्रालय, सी है खाद्य एवं कृषि संगठन और डी है विश्व बैंक आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट की गई। तो ये जो है खाद्य एवं कृषि संगठन का एक रिपोर्ट है। और विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में आप देखेंगे तो 2022 के संस्करण के अनुसार दुनिया ने पिछले 30 वर्षों में अपने कुल जो वन क्षेत्र था लगभग 10.34% यानी 420 मिलियन हेक्टेयर खोद दिया है। तो ये जो कौन सा संगठन इसको जारी करता है, तो इसका सी उत्तर आपको सही दिखाई देगा, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन दिखाई दे रहा है। देखें आप इसको, तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी SOFO रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन का एक प्रमुख प्रकाशन है। विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान जारी रिपोर्ट के 2022 संस्करण के अनुसार दुनिया ने पिछले 30 वर्षों में अपने कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34 यानी 420 मिलियन हेक्टेयर खो दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार जारी है, आप लोग बने रहिए, प्लीज इसको शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।